जातिवाद का कौन सा? फौज खड़ी हुई जातिवाद के ऊपर है। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। बड़ी क्या, सच बोल रहा हूँ भाई, और छाती ठोक कर बोल रहा हूँ। देश में तो जातिवाद है, लेकिन आर्मी में भी है जातिवाद। मैं कह रहा हूँ देश में कहीं जातिवाद नहीं है, सिर्फ फौज में ही जातिवाद। हम तो ये छाती ठोक के बोल रहे हैं। जैसे गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट से 100 जवान रिटायर हो गए, तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? गोरखों के बच्चे भरेंगे। डोगरा रेजिमेंट में 200 डोगरा रिटायर हो गए, तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? डोगराओं का बाढ़। तो भैया यही सच तो हम देश के सामने ला रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उतने भर्ती नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। की लड़ाई में जहाँ देश की हार हुई थी, वहाँ एक ऐसा मोर्चा था जहाँ जवानों ने देश के लिए आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। वो थी रेजांगला का मोर्चा। और जो है जब गीत बना कि ऐ मेरे वतन के लोगों, एक एक ने 10 को मारा, मारा तो हमारे बुजुर्गों ने था, एक एक ने 10 को नहीं, एक एक ने 100 को मारा। लेकिन जब गीत बना तो उसमें था कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई पंजाबी। क्यों? हमारे कंधे पे नाम नहीं था, नाम नहीं था, तो भाई पहचान नहीं, इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं। रेजिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी सालों से चल रहा है, तो अभी क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की मांग सुनेगी? बिल्कुल, लोकतंत्र में सबका हक है कि जो अपनी डिमांड है उसको रखने का, और सरकारों का ये फर्ज बनता है भाई उसके बारे में कार्रवाई, सुनवाई और उसका समाधान करें। तो भाई बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं। आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमारे जो सीनियर फौजी अफसर साहिबान थे, जिन्होंने फौज को बड़े करीबी से देखा है, उन्होंने अपना पक्ष जो है बड़े जो शांति प्रिय और लोकतांत्रिक ढंग से रखा। लेकिन आपको नहीं लगता सर देश में एक मैसेज जाएगा कि जातिवाद का मैसेज एक जाएगा? भाई मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई चीज़ मायने नहीं रखती, ये चीज़ मायने रखती है कि सत्य स्थापित हो, झूठ का पर्दा फाश होए। अब आप आंख बंद करके बैठे रहोगे कि भाई सब कुछ, वो एक फिल्म में था ना ऑल इज वेल, भाई ऑल इज वेल नहीं है, इसीलिए तो ये हमने आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो जो है सच बोलना कभी अपराध नहीं हो सकता। कैसे मैसेज जाएगा भाई? सच बता रहे ना, जातिवाद का कौन सा? फौज खड़ी हुई जातिवाद के ऊपर है। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। बड़ी क्या, सच बोल रहा हूँ भाई, और छाती ठोक कर बोल रहा हूँ। देश में तो जातिवाद है, लेकिन आर्मी में भी है जातिवाद है। मैं कह रहा हूँ देश में कहीं जातिवाद नहीं है, सिर्फ फौज में ही जातिवाद। हम तो ये छाती ठोक के बोल रहे हैं। देखो मैंने अभी एक बात बताई थी, मान लो आज मैं सिविल में नौकरी लग जाता हूँ, कल मैं रिटायर होऊंगा या मरूंगा, तो मेरी एक खाली जगह होगी, तो मेरी खाली जगह कोई भी बालक जो टेस्ट पास करके आएगा उसमें भर्ती हो जाएगा। फौज में ऐसा नहीं है। जैसे गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट से 100 जवान रिटायर हो गए, तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? गोरखों के बच्चे भरेंगे। डोगरा रेजिमेंट में 200 डोगरा रिटायर हो गए, तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? डोगराओं का बाढ़। तो भैया यही सच तो हम देश के सामने ला रहे हैं कि भाई हमारी रेजिमेंट नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों को जो है देश सेवा का मौका नहीं मिल रहा। दूसरा, हमारे बुजुर्गों ने जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, खून बहाया है, उनको उचित स्थान और सम्मान इतिहास के पन्नों में सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कंधे पर नाम नहीं है। तो सच्चाई ला रहे हैं देश के सामने, और सच्चाई लाना तो भाई गुनाह नहीं है। लेकिन देश में 6345 जातियां हैं सर, वो भी फिर डिमांड करने लगेंगे कि उनकी भी रिजर्वेशन बने। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, तो हर आदमी को चांद पे भेज सकते हो भाई? जो चुनाया जाएगा एस्ट्रोनॉट या जिसको काबिल बोला जाएगा वही तो चांद पे जाएगा। मैं भी भाई देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ भाई, बिना काबिलियत के कैसे बनूंगा? तो आरक्षण था, जैसे आरक्षण तो देश की बहुत जातियां मांग रही हैं आज भी, तो सरकार को ऐसा लगा कि भाई ये वर्ग हैं, इनको जो है ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दे दिया जाए, उनको दे दिया गया। तो भाई फौज में जो है हमें लगता है कि हम सबसे सूटेबल हैं। हमारे पास और जो जातियां हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं, जिसके पास काबिलियत उसको वो उठाएगी आवाज़, उसमें क्या दिक्कत है? हम किसी और के ऊपर, हम तो कह रहे हैं आज की तारीख में हमें लगता है सबसे सूटेबल हम हैं, और हमारे पास दस्तावेज है, हमारे पास इतिहास है, हमारे पास परंपरा है। तो जो है हमें लगा कि भाई हम इसके काबिल, और हम जो अन्य जिनकी जातियाँ हैं उनसे किसी मायने में हमारा पुराना कमज़ोर इतिहास नहीं है, तो हम अपना हक मांग रहे हैं। भर्ती होंगे भाई देखो, सबसे बड़ी सहूलियत तो ये है कि हमें भी देश सेवा का सही रूप से मौका मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा? नहीं, अभी नहीं मिल रहा। वो कैसे? क्योंकि हमारे बच्चे उतने भर्ती नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। ठीक है ना? दूसरी चीज़ यह है, जब खून हम बहाएंगे देश के लिए, तो फिर गीतों में भी हम ही गाए जाएंगे। नाम भी हमारा होना चाहिए। नाम नमक निशान है फौज का सारा खेल। अब हम नमक के लिए तो लड़ रहे हैं, नाम और निशान हमारे दौरे नहीं है। आपने कहा कि बच्चे भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, तो खुली वैकेंसियां होती हैं जो
खुली वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी कैसे खड़ी होती है? देखो वैकेंसी खड़ी होती है जैसे 100 गोरखा रेजिमेंट से रिटायर हुए, 200 सिख रेजिमेंट से हुए, 300 डोगरा रेजिमेंट से, ऐसे पूरी एक लिस्ट बनती है कि भाई इतनी वैकेंसी खड़ी है और इस रेजिमेंट से खड़ी है, उसी हिसाब से कैंडिडेटों की भर्ती होती है। आपको तो फौज के बारे में मालूम ही नहीं किसी को भी आज, इसलिए ये तमाशा हो रहा है। आप ये बताओ क्या मैं गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो सकता हूँ? ना, गोरखा रेजिमेंट में जीडी के अंदर गोरखा का बाड़क हो सकता है, डोगरा रेजिमेंट में डोगरा भर्ती होएगा। तो जिसके फिक्स ऐसे कोटे बना रखे हैं हर किसी के, तो उस कोटे के हिसाब से अब हम उस कोटे में हमारी जो हिस्सेदारी कुमाऊं रेजिमेंट में मुश्किल से 22-25% है। अब उस 25% में पूरे हिंदुस्तान का हीर बताओ कहाँ एडजस्ट होएगा? मैंने आपको बताया ना गीतों में। अब देखो दूसरा खेल क्या है, 62 की लड़ाई में जहाँ देश की हार हुई थी, वहाँ एक ऐसा मोर्चा था जहाँ जवानों ने देश के लिए आखिरी गोली आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी, वो थी रेजांगला का मोर्चा। और जो है जब गीत बना कि ऐ मेरे वतन के लोगों, एक एक ने 10 को मारा, मारा तो हमारे बुजुर्गों ने था, एक एक ने 10 को नहीं, एक एक ने 100 को मारा। लेकिन जब गीत बना तो उसमें था कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई पंजाबी। क्यों? हमारे कंधे पे नाम नहीं था, नाम नहीं था तो भाई पहचान नहीं, इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं। सारा रोला ये लड़ाई जो है वो पहचान की हो रही है। भाई कौन आदमी पहचान के लिए नहीं, सारा खेल तो पहचान का ही है। अगर सिर्फ रोटी खाने की बात है तो ये फिर तो कुत्ते बिल्ली भी रोटी उनको भी मिल रही है, पशु पक्षियों को भी तो रोटी मिल रही है। सारा खेल तो है नाम किसका हो भाई? जब हम देश के लिए मरते हैं, जोश में हम हमारे बुजुर्ग नारे लगाते हैं दादा कृष्ण की जय और मारो चिन्नी को गद देसी। जब मारते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई बलिदान देश पे कर दिया, तो लेकिन जब हमारी लाश आएगी हमारे बुजुर्गों की तो उनकी जो प्रतीक जो बनेंगे उस पर लिखा जाएगा भाई वीर हीर, देश पे मरने वाले। लेकिन फिर उसमें वो नाम गायब है, और नाम के लिए तो भाई लड़ाई है ही। नाम की लड़ाई नहीं हो तो सारे अपने अपने घर बैठ जाए, कौन प्रधानमंत्री बना, कोई एमएलए बना, कौन एमपी बना। क्या लग रहा है सरकार मानेगी ये तमाम बातें? भाई मैं कह रहा हूँ ना, उम्मीद पे तो जग कायम है। ऐसे ऐसे कानून बदल गए, ऐसे ऐसे कानून बन गए। ये लिव इन रिलेशनशिप तो हमने तो गांव में कभी सोची भी नहीं थे ये हो जाएगी। अब कानूनी मान्यता प्राप्त मिलेगी ना, तो ऐसे ऐसे कानून बदल गए। 370 सपने में भी नहीं सोची थी भाई, देश की कितनी भी बड़ा नेता जो बदल, इन्होंने बदल दिया। मजबूत सरकार थी, देश हित में फैसला ले लिया, तो हमारी तो खुद हमारी उम्मीद जागी कि जब 370 इतना बड़ा फैसला ले लिया तो रेजिमेंट तो छोटी सी बात है। सर सेना में जब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर रेजिमेंट की बात भाई ठीक होता तो हम रोते क्यों? अगर ठीक ही होता तो हमने रोने की जरूरत क्या थी? हम भी अपने घर आराम से बैठ के मर जाते जिंदगी पूरी करके। ठीक ही तो नहीं हो रहा ना, न्याय नहीं हो रहा, भेदभाव हो रहा है, इसलिए जो है हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। भेदभाव बस रेजिमेंट को लेकर या अरे रेजिमेंट क्या, पूरी भर्ती प्रणाली रेजिमेंट के ऊपर टिकी हुई है भाई। सारा खेल यही है, जिसके पास अपना घर है उसी वही तो उस घर में सो सकता है। हम दूसरे के घर में कैसे घुस के सो जाएं बता दो आप? हमारा घर नहीं है। सर अगर सभी जातियों को पता चलेगा गड़बड़ी है सेना में, सभी कहने लगेंगे हमारा बना। भाई मैं तो यही, हम पहले कहा ना, जो डिजर्व करते हैं, आपको लगता है कि भाई ये लड़ने वाली कौम में है, ये देश पे मर मिटने वाली कौम में है, आरक्षण सब ना मांग रहे, ब्राह्मण भी मांग रहे, राजपूत भी मांग रहा, ब्राह्मण भी मांग रहा, बढ़िया भी मांग रहा। अब रेजिमेंट किनको आरक्षण मिला? जिनको सरकार को ऐसा लगा कि भाई ये जायज़ है इनका, तो इसलिए जो रेजिमेंट के लिए जिसका भाई इतिहास है, जिसका ट्रेडिशन है, ठीक है, जिसकी परंपरा है, तो उसको जो है हम उसमें फिट बैठते हैं। ये जिसकी जितनी भी रेजिमेंट हैं, उन रेजिमेंटों के बराबर का इतिहास है हमारे पास में, किसी भी मायने में कम नहीं है देश पे मर मिटने का, देश पे बलिदान का। बाद हमारे पास देखो पूरी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का इकलौता जो तोपखाना है विक्टोरिया क्रॉस हमारे कैप्टन उमराव सिंह जी के पास था। पूरी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का इकलौता परमवीर चक्र हमारे पास, 4 महावीर चक्र। आज नेवी डे मनाया जाता है, क्यों? हमारे यहाँ बबरू भान साहब थे नेवी, इंडियन नेवी में महावीर चक्र मिला था पहले इंडियन नेवी का। और ये अपना गनर्स डे मनाते हैं 5th बॉम्बे में हीर भर्ती होते थे। हमारे पास में बहुत जब हम तो तैयारी करके आए हैं, हमारे पास बहादुरी का असंख्य मेडल है। मैंने कहा ना, मेरा वो इलाका है जिस भी आप गांव में घुसोगे तो गांव के सिंह द्वार पे देश पे शहीद होने वाले की प्रतिमा मिलेगी। हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव ने अपना बेटा देश को नहीं दे दिया। और हमारे यहाँ कोसली तो एक ऐसा गांव है जो एक बच्चा पैदा होता है तो माँ थाली बजा के बता के बोलती है, वो कहती है मेरे कप्तान पैदा हो गया। और
इकलौती औलाद है तो भी कहता भाई फौज में जा। मान लो बाप शहीद हो गया देश के ऊपर, एक ही बेटा है, माँ फिर भी कहेगा बेटा तू जा, तू भी देश पे हो जा कुर्बान। सगे माँ जाए भाई रजांगला की लड़ाई में, एक ही खंदक में जो हमारे थे तो जूझ गए, सगे जीजा साड़ा जूझ गए, काका भतीजे मामा भांजा। क्यों? हमारे पास में एक सोल्जरिंग की जो है परंपरा है, देश पे मर मिटने का हमारे अंदर जब हमारे डीएनए में है, देश के लिए लड़ना, देश के लिए ऊपर मरना, देश के ऊपर कुर्बान होना।